सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना। पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है, गम के पीछे मारे मारे क्या फिरना, ये दौलत तो घर बैठे आ जाती है। गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। आज हम जोधपुर के साहित्यिक जगत में लफ्ज कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। हिंदी में कलम और अंग्रेजी में राइट सर्कल के बाद आज हम उर्दू भाषा का नया अध्याय लफ्ज जोड़ने जा रहे हैं। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास विमेन ऑफ जोधपुर की ओर से मैं आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रभा खेतान फाउंडेशन भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने सहित विभिन्न सामाजिक कल्याण गतिविधियों से जुड़ा है। लफ्ज प्रभा खेतान फाउंडेशन का एक अनूठा प्रयास है उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं को प्रोत्साहित करने का, रुचि रखने वाले श्रोताओं के समक्ष लेखकों और कवियों को एक मंच देने का। सफर से लौट जाना चाहता है परिंदा, आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। उससे रिश्ते थमा देती है दुनिया, जो दो पैसे कमाना चाहता है। यहाँ सांसों के लाले पड़े रहे हैं, वो पागल जहर खाना चाहता है। हमारा हक दबा रखा है जिसने, सुना है हज को जाना चाहता है। शकील जमाली साहब द्वारा लिखे इन शब्दों को सुनकर हम कह सकते हैं कि आज ये हमारा असौभाग्य है कि जोधपुर में लफ्ज के इस पहले सत्र में हमसे रूबरू होंगे उर्दू और हिंदी के जाने माने कवि शकील जमाली साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है जमाली साहब। बहुत शुक्रिया। 1958 में चांदपुर बिजनौर में जन्मे शकील जमाली ने छोटी उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि शकील जमाली साहब गंभीर कवि की छवि रखते हैं। अपनी रचना फिरदौस में रूहानियत नजर आती है। धूप तेज है आपके प्रमुख काव्य संग्रहों में से एक है। हिंदी देवनागरी में लिखी आपकी किताब कागज पर आसमान और उर्दू में लिखी कटोरे में चांद बेहद लोकप्रिय है। ये सरकशी कहाँ थी हमारे खमीर में, लगता है अस्पताल में बच्चे बदल गए। बशीर बद्र साहब ने शकील जमाली साहब के इस शेर की दाद देते हुए अपनी किताब में लिखा कि यह शेर नहीं गजलों का इजाफा है। आपकी एक अनोखी निष्पत्ति है, जी सलाम पर आपने पुराने कवि कृतियों का एक संग्रह बनाया है जिसे नियमित रूप से प्रेरणा के लिए स्थापित और आगामी लेखकों द्वारा संदर्भित किया जाता है। आपकी कई गजलों को अल्ताफ राजा ने भी आवाज दी है। आज शकील जमाली साहब से बातचीत करेंगी जोधपुर की ही एक शायरा रेणु वर्मा जी। नमस्ते रेणु जी। सरकारी स्कूल में विज्ञान की शिक्षिका रेणु जी अपनी कलम से नज़में, दोहे और गजलों का जादू बिखेरती हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह कैफियत प्रकाशित है और ऑडियो बुक के रूप में भी सराहा गया है। वे 2018 में रेखता में भी सम्मिलित हुई। नियमित रूप से अंग्रेजी और हिंदी अखबारों में कॉलम भी लिखती हैं। तो अब और समय वेस्ट नहीं करते हुए मैं रेणु जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप शकील जमाली साहब से वार्तालाप आरंभ करें। हम सबको बेसब्री से इंतजार है। शुक्रिया प्रीति जी, मुझे माइक्रोफोन देने के लिए। सबसे पहले तो प्रभा खेतान फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी बड़ी शख्सियत से इस लफ्ज नाम के कार्यक्रम का जो आगाज किया है। ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो लोग उर्दू से जुड़े हुए हैं, उर्दू साहित्य से जुड़े हुए हैं, उर्दू ही नहीं हिंदी साहित्य को भी जो पढ़ते लिखते हैं, जो जानते हैं, वो शकील जमाली साहब को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। हिंदुस्तान का जाना पहचाना नाम है शकील जमाली साहब। इन्हीं के एक शेर से मैं बात की शुरुआत करना चाहूंगी। हमें इज्जत से सुना जाता है, हम खामोशी को सदा करते हैं। इस तरह के खूबसूरत शेर लिखने वाले जो शख्सियत है शकील जमाली साहब आज हमारे बीच हैं। ये जोधपुर का एक सौभाग्य है कि हमें आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे बात करने का मुझे मौका मिला है और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला उसके लिए। आप जब जिस वक्त से आप शायरी कर रहे हैं, मतलब आपने बहुत छोटी उम्र में शायरी शुरू कर दी थी और आपको जो शुरू में सिखाया वो आपके पिताजी, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े शायर थे,
जैसा कि हमने पढ़ा, तो आपके मुंह से जब हम सुनेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से चीजों के बारे में, उसकी जो बारीकियां हैं उसके बारे में मालूम चलेगा। मुझे ये मालूम है कि आपकी जो शायरी में जो निखार आया है, उसको जो पॉलिश करने का जिम्मा जाता है वो आपके पिताजी को जाता है, कि उन्होंने आपको बोला कि आप चीजों को खुद एडिट करें, उनको खुद आप आलोचक बनके उनको देखो, जो भी आप शेर लिखते हैं, जो भी आप कहते हैं, उनको जब तक आप खुद एक आलोचक की दृष्टि से देख के अपनी चीज को बार बार एडिट नहीं करेंगे, जब तक आप उसके अंदर एक जिसको कहना चाहिए कि पॉलिश चीज को आप दुनिया के सामने, या नई चीज को दुनिया के सामने नहीं ला सकते हैं। तो आपके पिताजी का आपके इस सफर की शुरुआत में क्या हाथ रहा, या आप कितना आप मानते हैं कि जो आपने लिखना शुरू किया उसमें आपके पिताजी की कितनी भागीदारी थी? तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए, फिर हम शुरू करते हैं आगे की बात को। बहुत शुक्रिया रेणु वर्मा जी, बहुत शुक्रिया शैलजा जी का, बहुत शुक्रिया प्रीता मेहता साहिबा का। जाहिर बात है कि ये जो आपका जोधपुर का एक बहुत खूबसूरत सिलसिला है, एहसास वुमन जोधपुर जी, तो उसमें जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, प्रभा खेतान जाहिर बात है ऐसी फाउंडेशन है कि उसके तहत जितने भी ये मतलब प्लेटफॉर्म है वो सब बड़े अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम हो रहा है इनके जरिए से। बिल्कुल। तो पहले तो मैं इन तमाम लोगों का मैंने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे याद किया। इससे पहले मैं इसी कार्यक्रम में मैं हाजिर हुआ था जयपुर। जी, तो उसके बाद ये शायद 2 साल बाद ये मुझे सौभाग्य फिर मिल रहा है कि मैं एहसास जोधपुर से इस प्लेटफॉर्म से आपके सम्मुख हूँ, आपके रूबरू हूँ। आपका सवाल था कि मेरे पिता का कितना योगदान है या क्या रोल है मेरी शायरी में। जी, एक तो सबसे बड़ा उनका योगदान और सबसे बड़ा रोल ये है कि वो खुद एक शायर थे, और उनकी उस शायरी की वजह से मुझे जो घर में माहौल मिला, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई मिल गई। मुझे कुछ समझना नहीं पड़ा, मुझे कुछ ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, मुझे बहुत सारी चीज़ें जमा नहीं करनी पड़ी, बल्कि वो सब घर में था, किताबें थीं। और वो सारी किताबें, वो तमाम पुस्तकें जो जाहिर बात है पढ़ने के बाद मेरा मन फिर शायरी की तरफ आया। और फिर उनका वो मशवरा कि आप शायरी करें तो आप अपनी उस्तादी खुद करें, अपने आप को बार बार जांचें, परखें, काटें। और आदमी अपने से ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि बड़ा आलोचक उससे ज़्यादा कुछ दूसरा नहीं हो सकता। आप एग्जैक्टली। अपनी अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को जितनी अच्छी तरह समझती हैं, वो जाहिर है कोई दूसरा नहीं समझ सकता। दूसरा नहीं समझता। तो मैंने भी अपनी चीज़ों को देखा, काटा, फिर लिखा, फिर काटा। अब आप विश्वास करिएगा कि तकरीबन 50, 40, 45 साल के इस सफ़र में जी, मेरे पास हज़ारों गज़लें हो जानी चाहिए थी। मैंने जी, कहीं हज़ारों की तादाद में, लेकिन हर साल मैं जाहिर बात है 100-150 गज़लें काटता हूँ और खारिज कर। 100-150 गज़लें उसमें शामिल करता हूँ। तो मेरे जी। पास तादाद वही रहती है, संख्या नहीं बढ़ने देता मैं कोशिश करता हूँ कि उसका स्तर बढ़े, उसका मेयार बढ़े, क्वालिटी बढ़े। और जी। संख्या अगर न भी बढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो अपने आप को बार बार परखने का, बार बार जांचने का जो ये एक मेरे अंदर एक कहिए कि एक मर्ज है, इससे जी, मुझे बड़ा फायदा हुआ कि मैं वो सब देखता हूँ। तो मुझे फिर वो थोड़ा सा अपनी शायरी खराब नजर आने लगती है 10 दिन के बाद कि क्या वाहियात शेर मैंने कहा। हाँ तो जी। फिर उसके बाद फिर मैं उसको जांच परख के फिर एक नए सिरे से देखता हूँ। तो ये एक मुझे सब मिला, तो ये अपने वालिद, अपने पिता जी की जाहिर है देन समझता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ जी, ये आप ही का एक शेर है, वो जो आपने बोला कि आपने अपने कई शेर खुद ही खारिज किए, तो उसमें जो एक शेर है आपका, वो यकीनन आपने लेडीज के ऊपर ही लिखा होगा, क्योंकि जो सेल के बड़े बड़े होर्डिंग्स देख के लेडीज दौड़ती हैं दुकानों की तरफ, तो उसी के लिए जो एक शेर आपने लिखा था कि रियायतों की दिलावे सख्तियों पे नजा, दिल। दुकानदार किसी का सगा नहीं होता। एग्जैक्टली। तो ये जो शेर था, ये अपने आप में एक
मकबूल शेर था, पूरा बहुत अच्छे से हर तरह से ये फेमस शेर था और बहुत लोगों ने इसको सराहा भी। लेकिन कुछ टाइम बाद आपने जो उसके अंदर कुछ अल्फाज थे उनको आपने बदल दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उस पहले से उस शेर को जानते थे, वो इस बात पे जिरा कर लेते थे कि ये शेर नहीं है, उनका एक्चुअल शेर ये है, और बाद में मालूम चलता था कि दोनों ही शेर आप ही के द्वारा कहे गए हैं। तो ये जो बार बार एडिटिंग जो आप करते हैं, बिल्कुल एकदम पहुंचा हुआ शेर होता है, आवारा हो चुका होता है शेर, उसके बाद आप उसको एकदम से बदल देते हैं। तो ये आपको कहाँ तक, मतलब जरूरत कहाँ इतनी है? कभी कभी तो ये बड़ा अनुचित सा हो जाता है जी कि जी आपका जो कहिए कि प्रोसेस है लिखने का, जी तो उसका उतार चढ़ाव का आपको पता नहीं चल पाता कि आप नीचे से किस तरह चले और कैसे ऊपर गए। अब वो जी पहले 30 साल पहला शेर भी जब आपने उसको अमेंड कर दिया, तो अब आप वो जो प्रोसेस है वो नहीं पकड़ पाएंगे कि कहाँ हल्का था, फिर कैसे कैसे उसके अंदर वो बेहतरी की तरफ गया। जी पहले जी मैंने जो शेर कहा था कि रियायतों की जी बिलावेज तख्तियों पे न जा, न वो जा। जो देखिए 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, आप देखती हैं दुकानों के बाहर वो पट्टियां लगी रहती हैं, तख्तियां टंगी रहती हैं, तो वो और जो तो बाजार पैसा भी ज्यादा है थोड़ा इस तरह की होर्डिंग्स। सही बात है। तो वो जो एक बाजारवाद की जो कहिए एक खसलत है, एक नेचर है, जी जी मैंने उसको उसको व्यक्त करने की कोशिश की थी कि एग्जैक्टली। किस तरह बाजार अपने ग्राहक का किस तरह उल्लू बनाता है, कि जी वो जाहिर बात है कि आप ही के पैसे से आपको रियायत करके और अपनी चीज बेच देता है। बेच देता है। तो ये जो एक बाजारवाद का एक था मामला, वो मैंने उसमें कहने की कोशिश की थी। जी लेकिन जी मुझे बाद में ये लगा कि इस पे एक लफ्ज आया था दिलावेज, दिलावेज, ये। दिल को लुभा लेने वाला, दिल को मोह लेने वाला। हाँ जी दिलावेज का मतलब है दिल को मोह लेने वाला, यानी मनमोहक। जी तो मेरी कोशिश हमेशा से ये रही है कि मेरा जो शेर है वो समाज का जो बिल्कुल जो चौथा और पांचवा तबका है समझने के स्तर पे, वहां तक बिल्कुल जाके वो समझा जाए, और एक बिल्कुल। आम आदमी जो कहीं मजदूरी कर रहा है वो भी समझ ले उस शेर को, उसको परेशानी ना हो। तो मैंने उसमें थोड़ा सा एक अमेंडमेंट किया कि हाँ जी, रियायतों की चमकदार तख्तियों पे न जा, देना जा। ये उसमें एक मैंने तब्दीली। तो जी मैं जैसा माहौल देखता हूँ, मुझे कहीं लगता है कि ये उसकी ऑडियंस है, मेरी दिलावेज तख्तियों वाली ऑडियंस है, तो मैं वो दिलावेज पढ़ता हूँ। वरना अपने ऑडियंस की सहूलत के लिए, उनकी आसानी के लिए, मैं उसको आसान करके दो ऑप्शन लेके चलता हूँ कि रियायतों की चमकदार तख्तियों पे न जा, दुकानदार किसी का सगा नहीं होता, दुकानदार बिल्कुल आपका सही बात रिश्तेदार नहीं है, तो है। सोच समझ के खरीदारी कीजिए। बिल्कुल सही है, और आपने बिल्कुल औरतों की नब्ज को पकड़ के आपने बिल्कुल अच्छा ये शेर कहा। और ऐसा नहीं है, वो दिलावेज कहने के बाद भी वो बहुत दूर तक शेर पहुंचा था, उसको अगर आप नहीं भी करते तो बहुत अच्छा रहता। एक जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी भी शायरी, बहुत बड़े शायर थे, शायरी करते थे, तो आपने जो अपना माहौल देखा घर के अंदर, मीर गालिब, इन सबको आपने पढ़ा और महसूस ही किया होगा आपने इन सब लोगों को। तो वो आपके फादर भी रिवायती शायरी के ही पक्षधर थे, तो आपने वो गालिब की जो दिल्ली की गलियों से गजलें निकली और धीरे धीरे चलती हुई जब ये शकील जमाली तक पहुंची, तो इन गजलों में कुछ बदलाव आया, और ये बदलाव लाने वाला भी शकील जमाली ही थे। तो ये जो नई और पुरानी शायरी जो है, मतलब पहले जो शायरी थी वो नाजुक एहसास को कहने वाली गजलें हुआ करती थी। महबूबा की जुल्फें हो गई, मौसम हो गया, बादल हो गया, शराब हो गई, ये सब चीजों के ऊपर गजलें कही जाती थी। और आप तक आते आते इन गजलों का जो तेवर है वो बदलने लगा। अब जो गजलें कही जाने लगी, जो शकील जमाली साहब गजलें कहते हैं, उन गजलों में तंज है, उन गजलों के अंदर सियासी दाव पेच है, उन गजलों में रिश्तों की टूट फूट है, उसकी सच्चाई है। तो ये जो दौर है, मीन्स जो रियायती गजल कहने से लेकर जो नई दौर की जो शैली है, इसमें आप क्या समझते हैं कि ये अच्छा हुआ, ठीक हुआ, या आप किसके हिमायती हैं? मीन्स आपको क्या लगता है कि क्या चीज गजल खो रही है या पा रही है? हाँ,
देखिए समय के साथ साथ अब आप देखिए कि गजल का डिक्शन भी चेंज हो गया, जी गजल के विषय भी बदल गए, जी और हमारी जिंदगी के साथ साथ हमारी समस्याएं भी बदल गई। और बिल्कुल। जब ये सारी चीजें बदलती हैं, जब इतने बड़े पैमाने पे परिवर्तन आता है जीवन में, जी तो रेणु जी सब चीजें बदल जाती हैं। आपका बिल्कुल सारा एटीट्यूड बदल जाता है, आपकी बिल्कुल। जबान भी बदल, भाषा भी बदल जाती जी है, जी आपकी जरूरतें भी बदल जाती है। देखिए एक जमाना था कि गालिब जब शायरी कर रहे थे तो वो अपने अहद की, अपने युग की बेहतरीन अक्कासी कर रहे थे, जी यानी बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे थे, और गालिब हमारा बहुत बड़ा शायर है। अब आप देखिए उनके जमाने के जो मसाइल थे, जो समस्याएं थी, जो विषय थे, वो दूसरे थे। उस जमाने में देखिए टेलीफोन नहीं था, उस जमाने में हवाई जहाज नहीं थे, आप खुद सोचिए उस चीज को। टीवी नहीं था, फ्रिज नहीं था, इंटरनेट नहीं था। गालिब की महबूबा जो थी वो पालकी में चलती थी, 4 आदमी उसको कंधे पे उठा के लेके जाते थे। आज हमारी महबूबा कार में जाती है, जरा जरा सा सफर उसको जाहिर बात है वो हवाई जहाज में करती है। तो ये सारी चीजें बदल गई। तो ये बिल्कुल बदलते हुए परिवेश में ये जी गजल का सबसे बड़ा वस्फ है, जी सबसे बड़ी खूबी है गजल की, कि जी गजल देश काल और वक्त के अनुसार अपने हम्म, आप को बदल लेने की जबरदस्त क्षमता रखती है। जी कला का कमाल है गजल के अंदर, कि वो जैसी समस्या बदली, जैसे वक्त बदला, जैसे जी समय बदला, वो अपने आप को आराम से उसमें ढाल लेती है। और यही वजह है कि देखिए 13वीं 14वीं सदी से शायरी हो रही है। अमीर जी खुसरो शायरी कर रहे हैं, गजल भी कह बिल्कुल रहे हैं, दोहा भी कह जी रहे हैं। और आज तक आते आते अब आप देखिए, मैं आपको मिसाल दूं कि पहले की और आज की शायरी में क्या फर्क है। अमीर जी खुसरो ने कहा था कि गोरी सोए सेज पर, जी मुख पर डारे केस, वाह चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चहुदेस। ये चमत्कार आप देखिएगा कि 13वीं शताब्दी का 700-600 साल पुराना एक शेर है, जी दोहा है। जी आज के सिनेरियो में, आज के हालात में इसी बात को हमारा शायर कैसे कहता है। हमारे जी एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, शायर जमाली, जी जौनपुर के। उन्होंने जी इसी बात को देखिए एक नए नए ढंग से किस तरह कहा था। उन्होंने कहा था कि शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है, जी कौन खुशी से मरता है, मर जाना पड़ता है। जाना पड़ता है तो जी देखिए ये डिक्शन का कितनी बड़ी चेंज है, बिल्कुल कितनी बड़ी बिल्कुल तब्दीली है, कितना बड़ा परिवर्तन है। वही बिल्कुल बात है, लेकिन डिक्शन के स्तर पे ये तब्दीली आई है। मिसाल बिल्कुल के तौर पे जब हम तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ते थे, तो जी हमारी हिंदी की जो एक नवभारती थी पुस्तक, जी उसमें एक बड़ी प्यारी कविता थी सोहन लाल द्विवेदी की। हाँ बहुत जी खूबसूरत कविता, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो, यूं बोलो बीती रात कमल दल फूले, उसके ऊपर भंवरे झूले, और ये हुआ और ये हुआ, हाँ इतना जी इतना सुंदर समय मत खो मेरे प्यारे, अब मत सो। मोहम्मद देखिए सो कितनी प्यारी कविता थी, उठो लाल अब आंखें खोलो। जी ये 70-80 साल पुरानी कविता है, या 90 साल पुरानी कविता है। जी आज आज इस तरह से बच्चा नहीं सोचता। आज माँ इस तरह पानी लेके नहीं आती। जी अब आप देखिए, वो जो तंज की आपने बात की, सटायर की बात की, आज का कवि किस तरह कह रहा है इसी बात को। वो कह रहा है कि विजय उठ, माल्या बन, बैंक जा, लोन ले, पार्टी कर, नेता बुला, भाग जा। तो ये आज के परिवेश की शायरी ये है। आप समझ रही ना, वो उस जमाने में होता था कि उठो लाला भागे खोलो। जी आज वो कह रहा है कि विजय उठ, माल्या बन, बैंक जा, लोन ले, पार्टी कर, और नेता बुला और विदेश भाग जा। तो बात ये जी तब्दीली आई है, देखिए विषयों के जी स्तर पे भी आई है, और हमारी जबान भाषा डिक्शन के स्तर पे भी आई है। और ये जी, परिवर्तन तो देखिए जीवन का नियम है, अच्छा बिल्कुल लगता है, ये बिल्कुल होना चाहिए हाँ। जी। आपने भी ये कहा है कि अब और तरह के मसाइल हैं हमारे, हाँ अब शेर में महबूबा के नखरे नहीं होते हाँ, सही बात है, वो मैंने कहा था, बल्कि बहुत पहले कहा था ये बात कि अब आज भी और बहुत तरह पुराना के। शेर है हाँ आपका हाँ, हमने कहा कि देखो हम अब जैसे शेर में महबूबा के नखरे नहीं चलते भाई, इतनी समस्याएं हैं, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के हाँ सिवा। जी हाँ जी वो जो बात है, वो वाली बात कही है जी। जी जुल्फे लब रुखसार उठाए फिरते हैं, सब कल सब का अखबार उठाए सब फिरते कल का हैं अखबार उठाए फिरते हैं। जी ये बहुत नाजुक मसला रहा है वैसे तो गजल का अगर माना जाए तो, लेकिन जो आज का नौजवान शायर है वो इसको बहुत अलग तरीके से अब पेश कर रहे हैं।
गजल को, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। कुछ अच्छा परिवर्तन हो रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि चीजें बदल रही हैं तो साथ में हमको भी बदलना पड़ेगा, अगर माहौल बदल रहा है तो साथ में हमको भी बदलना पड़ेगा। लेकिन इस बदलाव में, जैसे अभी इंटरनेट का जमाना आ गया है, सब चीजें आपके पास एक क्लिक में पहुंचती है, तो लोग पढ़ना भूल गए हैं। शायद किताबें तो लोग देखना भूल गए हैं। जो एक कागज की खुशबू होती है, वो अब लोग, बच्चे नहीं पहचानते कागज की खुशबू क्या होती है। आजकल बच्चे लैपटॉप पे देखते हैं, सब चीजें एक क्लिक पे उनको सब चीजें मिलती हैं, और सब चीजें वो इंस्टेंट पाने वाली जो एटीट्यूड है बच्चों के अंदर, जो एक उनका नजरिया बन गया है कि हमको बस एक क्लिक में सब चीजें मिल जानी चाहिए, उस एटीट्यूड को आप कैसे देखते हैं कि क्या ये एटीट्यूड शायरी में भी आया है? क्या आज का नौजवान शायर ऐसा हो गया है कि वो पढ़ कम रहा है? आपका एक शेर भी है कि सब अपने आप को दोहरा रहे हैं रह रह कर, आजकल पढ़ा कम लिखा ज्यादा जा रहा है। तो ये आपने कुछ महसूस किया होगा नौजवानों को सुनकर, तो बिल्कुल सही ये जी देखिए, वो जो ये है कि सब अपने आप को दोहरा रहे हैं रह रहकर, जी वो इसलिए कि पढ़ा कम लिखा ज्यादा है। जी देखिए, होना तो ये चाहिए कि हम 100 किताबें लिखने पढ़ने के बाद जी एक निबंध, एक ऐसे, एक मजमून लिखने की कोशिश करें, तब बिल्कुल तक बात बनती है। जी अब जी होता क्या है, अब हम अगर ये सोचने लगे कि हम एक किताब पढ़ के और 10 किताबें लिख देंगे, तो बिल्कुल उसमें हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। वो देखिए, वक्त का भी नुकसान होगा, आपके कागज का भी जिया होगा, जी और अच्छा खासा एक आपको मतलब उसका कुछ मिलने वाला नहीं है। तो होना यही चाहिए कि हम लोग अपनी स्टडी को जी बढ़ाएं, अपने जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं। आप किताब अगर मयसर आती है, किताब से पढ़ें। और अगर जाहिर, अब तो इंटरनेट पे आपको, जैसे आपने कहा कि एक क्लिक पे सारी दुनिया आपके सामने, एक कमरे में पूरा एक ग्लोबल विलेज की तरह ये सारी दुनिया आज है, और आप उसे बहुत आसानी से सब, अब जैसे मिसाल के तौर पे रेख्ता में हजारों किताबें हैं, आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी आवश्यकता अनुसार आप वहाँ जाइए और एक क्लिक पे आप वो किताबें पढ़ लीजिए, ले लीजिए। तो बड़ी आसानी हो गई है। तो जाहिर बात है कि वो किताब की खुशबू तो अब हमें नहीं मिलती जो किताब की खुशबू आती थी। और जैसे वो सेठों को नोटों की खुशबू से खुशबू अच्छी लगती थी, हमें किताब की खुशबू अच्छी हमें लगती किताबों थी। की अच्छी लगती तो है। लेकिन अब चूंकि जमाना बदल गया, तो अब तो आपको किताब मिलती है तो किताब पढ़िए, और अगर आपको इंटरनेट की ये सुविधा मिल गई तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हमें अपने बदलते हुए वक्त के साथ साथ बदलना चाहिए, और उसी धारे में हमें भी जुड़ जाना चाहिए, वरना हम हाँ पीछे जी, हाँ जी। बहुत अच्छी एक बात। आपने शेर कहा था कि कौन है खादिम उर्दू साहिब, सबने अपनी दुकान लगा रखी है। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। ये जो दुकान लगा रखी है, ये आपने जो आजकल मुशायरों में जो सब कुछ चल रहा है, उसका सच बयान करने की कोशिश की है कि मुशायरों में आजकल किसी भी तरह का, कोई भी लेवल का पोएट, वो लोग अपना दाम फिक्स करके बुला लेते हैं, या कुछ और आपका इस शेर को कहने के पीछे कोई नजरिया था? यही 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 नजरिया है कि देखिए, जो हम लोग कहने को तो ये कहते हैं कि साहब हम बड़ी सेवा कर रहे हैं भाषा की, जबान की, जी लेकिन एक थोड़ा सा एक मसला भी है। देखिए, एक सच्चाई भी है कि सबकी ज़रूरतें आदमी के साथ हैं, उसकी आवश्यकताएं आदमी के साथ हैं। जी तो अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अभी ये 3-4 महीने का जो ये लॉकडाउन पीरियड गुजरा है, बिल्कुल ये सारी दुनिया के लिए एक बड़ा एक आजमाइश और एक इम्तहान का दौर था। जी और मुझे तो ये लगता है कि ये खाली कोई सेहत का या स्वास्थ्य का या हेल्थ का मसला नहीं है, जी बल्कि इसने तो पूरी दुनिया को बदल दिया। हमारी जी तहजीबों को, हमारी संस्कृतियों को, हमारी मान्यताओं को बदल दिया। हमारे विश्वास धूल की तरह उड़ गए। वो जो मोहब्बतें और वो जो गले मिलना और वो जो तपाक से एक दूसरे का खैर मकदम करना, तो जी वो सारी चीजें बदल गई। तो ये कोई हेल्थ का मसला नहीं था, ये तो इसने तो पूरी हमारी संस्कृति को, तहजीब को, हमारे सारी मतलब ये समझिए कि अब तक के जो हमारा किया धरा था सारा मिट्टी में मिला दिया। लेकिन निकलेंगे हम इससे, बाहर आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि खादिम उर्दू या खादिम हिंदी या सेवा भावना से जो लोग जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम ये सेवा के लिए कर रहे हैं, तो उसमें बहुत थोड़े से लोग हैं कि जो इस सच्चाई पे खरे उतरते हैं, वरना ज्यादातर तो वही एक कहिए कि बाजारवाद है सब।
बाजारवाद हो गया, हाँ, मीन सब सब जगह। साहित्य के अंदर भी बाजारवाद हाँ हाँ, बाजारवाद सही बात है। वो हो और गया। उसमें उसमें बुराई भी नहीं है कि अगर आप नैतिकता को और इंसानियत को थोड़ा सा समझते हुए आप बिल्कुल। अपनी जरूरतों को भी पूरा करें तो कोई उसमें बुराई नहीं है। अब जी देखिए, हम लोग कलम के मजदूर हैं, हमारी तो यही कारोबार है, यही हमारी दिनचर्या है। तो जी अब जाहिर है हम वही बात है कि घोड़ा अगर घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दूसरों के हिस्से का भी चर जाए। और जाहिर बात है, और उसके बाद भी अपने आप की पीठ ठोके कि नहीं हम तो सेवा कर रहे हैं। तो सेवा भी कीजिए और थोड़ा सा मतलब ये अपना पेट सेवा भी होनी चाहिए। दोनों सेवाएं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपने शेर में भी कहा है कि सच्चा शेर सुनाने वाले खत्म हुए, अब तो खाली खेल दिखाना होता है। तो ये इसमें आपने तंज भी कसा है आपने, तो आपने जो शायरी के अंदर तंज को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है, जबकि रिवायती शायरी के अंदर ये चीजें लोग बचते थे, नयापन नई जो चीजें हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा उसको अवॉइड करते थे, उससे बचते थे। और आपने बहुत सारे शेर ऐसे कहे हैं जिसमें रिश्तों के ऊपर, समाज के ऊपर तंज है। तो आपको नहीं लगा ऐसा कि अगर आप ये तंज वाले शेर कहेंगे तो आपको लोग अवॉइड करना शुरू कर देंगे, या आपके लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, या लोग सच बोलने वाले से कतराते हैं तो ज्यादा सच बोलना भी समाज के लिए थोड़ा सा मुश्किलें पैदा कर देता है उस इंसान के लिए। तो आपको ऐसा कुछ डर नहीं लगा कि इतना सच बोलना ठीक नहीं है? होता क्या है रेणु जी, जब आदमी देखिए, जब जहाँ तक सच का मामला है जी तो फिर उसके लिए तो आदमी को हर कीमत अदा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी जी अच्छा, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर दें। हमारे जी अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि हम समाज की किसी बुराई को रोक दें बढ़ के। हमें लगता है कि हम यहाँ कामयाब नहीं होंगे, तो हमें कम से कम अपने दिल में उसको बुरा समझना चाहिए कि भाई ये मुनासिब नहीं हो रहा, ये अच्छा नहीं हो रहा। एक जी ये भी बात है। और देखिए, जहाँ तक तंज की बात है, व्यंग जो है, सटायर जो है, ये शायरी का एक वाकई, जैसा आपने कहा कि एक बड़ा ये समझिए कि बड़ा जबरदस्त एक टूल की तरह से है। बिल्कुल और ये आज से नहीं, जब से शायरी हो रही तब से लोग इसको जाहिर बात है एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और आपको एक शेर सुनाऊं, देखिए पुराने शायर का शेर है, क्या अच्छा उसने तंज किया है। जी उसने कहा है कि तेरे सितम की जमाना दुहाई देता है जी कि तू इतना खूबसूरत है, इतना हसीन है कि तू किसी को नजर में नहीं लाता, सबको इग्नोर करता है। जी सब तेरी तुझसे मतलब दुखी है कि तू उसको समय नहीं देता, बात नहीं करता, घात नहीं डालता। जी कभी ये शोर तुझे भी सुनाई देता है। ये देता तंज है। किया उसने कि तेरा बहुत तेरे सितम की जी तेरे सितम की जमाना दुहाई देता है। देता है। कभी ये शोर तुझे भी सुनाई देता है। कभी तुझको भी महसूस होता है अंदर से कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ। तो ये देखिए तंज, अब देखिए कितना खूबसूरत जी इजहार है। बहुत और ठीक है, लेकिन ये तो देखिए महबूबा पे हुआ या महबूब पे हुआ, हाँ, वो तंज बर्दाश्त सोसाइटी कर लेती है, लेकिन आप जब सोसाइटी के ऊपर ही तंज कर रहे हैं मैं तो तो अपने वो ऊपर करता हूँ। मैं एक तो मैं ये तो देखिए अपने ऊपर करता हूँ, मैं अपनी कमी सबसे पहले देखता हूँ। मैंने अपने आप को कहा, देखिए हमारे यहाँ ये है कि हम अगर किसी का कोई बकाया हमारे ऊपर वाजिब है, जी तो ये एक उसूल है कि हम हज को नहीं जा सकते। हाँ जी हाँ इसका जी उसूल ये है कि जी हम जी किसी का अगर हम पे कुछ चाहिए तो हम पहले उसको पे करें, हाथ जोड़ बिल्कुल के उससे सलाम करें, भाई आपका ये था आप ले लीजिए। और जी कुछ और निकलता हो तो हमें बता दीजिए, या हमारी तरफ से हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी का हक ना मारा जाए, किसी को नुकसान ना पहुंचे। जी जब हम यहाँ इस स्तर पे आ जाए, इस स्तर पे, तब आप जी आगे जा सकते हैं। तो जी मैंने कहा कि हमारा हक दबा रखा है जिसने सुना है हज को जाना चाहता है। तो मैं तो अपने अपने आप से लेके चलता हूँ कि अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो पहले मैं उसको देखूं। जी और इसमें डरना नहीं चाहिए। देखिए बुराई पे तो हमें आघात करना पड़ेगा, वो चाहे कबीर हो या बशीर बद्र हो, या जाहिर बात है कि हमारे अज्ञे हो, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो, या जाहिर बात है और हमारे जितने बड़े बड़े ये सब लोग हुए हो। ये जाहिर बात है कि सच को सच ही कहा है इन्होंने। जी इन्होंने नुकसान का, फायदे का,
हिसाब नहीं देखा है। हिसाब नहीं देखा, पोएट को देखना भी नहीं चाहिए शायद। यही एक कवि की और शायर की और एक लेखक की जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल। आपके यही कुछ शेर हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं। मुझे नहीं पता आप जानते हैं या नहीं जानते। अभी पिछले दिनों ही कुछ बॉलीवुड की दो हस्तियों के साथ आपका एक शेर मैंने पढ़ा, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि जिसकी आंखों में शरारत है वो महबूबा है, जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। ये शेर इन दिनों, पिछले दिनों बहुत बहुत ज्यादा व्हाट्सएप के ऊपर और मुहावरों की तरह आपके शेर बहुत सारे काम में आते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत हम लोगों को भी देख के कि हाँ, हम ऐसे शख्स को जानते हैं जिन्होंने ये लिखा है, हमने उनसे बात की हुई है, हम उनसे रूबरू मिले हुए हैं। तो ये सब पढ़कर सुनकर भी बड़ी खुद को खुशी होती है, आपको तो होती होगी। लेकिन जैसे ये शेर आपने जो बोला, मजबूर सी औरत है घरवाली है, या फिर आपने रिश्तों के ऊपर अगर कोई तंज कसा है, कोई भी रिलेशन के ऊपर अगर तंज कसा है और वो शेर आपसे पहले घर पहुंच गया है और घर जाके आपको कभी ऐसा हुआ कि आपको उस शेर का जवाब देना भारी पड़ गया हो कि भाई आपने ये क्या सोच के लिखा? ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि मेरी इमेज बहुत अच्छी है समाज में भी और घर में भी। तो जाहिर बात है कि जो मेरी बीवी है वो मेरी साथी है और वो मेरे मिजाज को समझती है और वो ये जानती है कि ये जो शायरी में हम जो कुछ कहते हैं जी। वो उसमें 100 में 100% हमारा नहीं होता। देखिए, हमारे साथ दुनिया शामिल रहती है, दुनिया जहान का हमें गम होता है। और बिल्कुल आप ये यकीन करें कि हम जो समाज में देखते हैं और जो महसूस करते हैं उसको हम पूरी तरीके से अपने अंदर उतार के और उसके बाद फिर हम उसे इस तरह से बयान करते हैं कि वो तजुर्बा, वो हमारा अपना तजुर्बा हो जाता है। मिसाल के तौर पे देखिए, ये शेर जो है, जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, ये जो मजबूर सी औरत है ये घर वाली है। आप यकीन करें कि ये पसंद कितना किया जाता है। क्यों पसंद किया जाता है? ये समाज के 95% लोगों की अपनी जिंदगी का सच है। शकील जमाली की जिंदगी का सच हो या ना हो, लेकिन समाज का सच है। अब देखिए, मिसाल के तौर पे जावेद अख्तर साहब हमारे कितने बड़े नगमा निगार हैं। मतलब उनसे कहा किसी ने कि जावेद साहब, आप इतने रोमांटिक गीत लिखते हैं, इतने मोहब्बतों की बातें करते हैं, क्या आप अपने घर में भी इतनी रोमांटिक रहते हैं? तो जावेद साहब ने क्या बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखो, ये तो मेरा काम है, और आप ये बताइए कि क्या सर्कस में कोई काम करने वाला अपने घर जब आता है तो क्या छत में लटका रहता है क्या रात को? अपने घर में तो सीधा चलता है ना। तो ये सारी चीजें हम समाज से, आपके अपने तजुर्बों से फायदा उठा के कहते हैं। और ये एक हमें थोड़ी सी एक शील्ड भी है हमारे लिए कि हमें थोड़ा सा बचाव के लिए भी ये सब एक बात हो जाती है। दोनों बातें बिल्कुल। रिलेशन वाले की मेहरबानी ये है कि इमेज अच्छी है तो कोई इस तरह का मसला है नहीं। जी जी। रिलेशन के ऊपर ही आपने जो एक शेर कहा, मुझे बहुत अपील किया, वो बहुत पसंद आया, वो कि एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीभ निकाले बैठे हैं। अब आप देखिए, तो ये मेरी अपनी जिंदगी का सच तो नहीं है। मैंने तो कभी अपने घर में ये देखा ही नहीं, मैंने समाज में देखा ये। हाँ जी। और समाज में मैं क्या, आप भी, सारी दुनिया देखती है। हर दूसरे घर की कहानी है ये, कि जब आखिर में वो देखते हैं कि बूढ़ा जिसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी है, सारा कामकाज है, तो जब उसका आखिरी समय आता है तो वो दूर दराज के रिश्तेदार भी उसके बेड के चारों तरफ खड़े होते हैं, एक लालच में, वो जबान निकाले हुए, समझे, कि एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीव निकाले बैठे हैं। तो कितना ये समाज की सच्चाई। हाँ, समाज की सच्चाई से आपने समाज के ऊपर ये तंज कसा है। बहुत बहुत कायल हो गई मैं इसको पढ़ने के बाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज और जो मुझे बहुत ज्यादा आपकी पसंद आई कि आज तक जितने भी लोग हैं, मीन्स जो कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, जैसे अब आपने बशीर बद्र के, आपको कलाम मुंह ज़बानी याद है, परवीन शाकिर आपकी पसंदीदा शायरों में है, तो उनकी जमीन पर या गालिब की या मीर की जमीन पर तो सब लिखते ही आ रहे हैं। मीन्स उनकी जो एक जो उन्होंने परंपरा डाल दी है, या जो उसकी जमीन लेकर दूसरे शायर लिखते आ रहे हैं, वो अपने सीनियर्स के
फॉलो करते हैं या उनको कॉपी कर रहे हैं या उनकी जमीन को पे कुछ लिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ शकील जमाली साहब ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जूनियर के या अपने बाद में आए किसी शायर की जमीन को लेकर उस पे शेर लिखा और उनको पूरी इज्जत देकर कोट किया, मैंने उसका नाम कोट किया। बिल्कुल, मतलब ये हमेशा आपके ओहदे को बढ़ाता है। जब आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो आपके लिए हमेशा एक इज्जत बढ़ती है कि उमैर नज़मी से कुछ बचा हो तो निकालें, तो सो एक बिलोई दही से मस्का निकालना। सही बात। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये चाहूंगी कि अगर ये गजल पूरी आप हमें सुना सकें तो मजा आ जाए। बिल्कुल सुना देता हूँ। जी। फिर जैसे आपने शेर पढ़ा, मैंने ये वो शेर बड़ा उनका मशहूर था कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकाला। अब देखिए, उससे पहले मैं एक बात और जरा सी आपसे कर लूं कि गालिब का आपने तस्करा किया है, मीर का तस्करा किया, ये इतने बड़े लोग हैं, आप हैरत करेंगी कि मेरी पूरी जिंदगी में मैंने हजारों गजलें कही हैं, मैंने कभी गालिब की जमीन में गजल कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे इतना एहसास है कि उस जैसे बड़े आदमी ने जिस जमीन पे काम किया है उसके बाद कुछ छोड़ा नहीं है किसी के लिए कहने के। और फिर गालिब की जमीन में कुछ बेचारे बड़े मासूम शरीफ भले लोग गलती से कहते साहब मैंने गालिब की जमीन में शेर कहा। अरे भाई क्यों कहा है यार, जरूरत ही नहीं है ना, गालिब की जमीन में शेर कहने की जरूरत ही नहीं है। आप उसको जाहिर कहिए ठीक है, लेकिन अब उसको आप अगर मुकाबला करें, तकाबुल करें तो वो मुनासिब है। वो गजल मैं सुना देता हूँ आपको जो आपको किसी तरफ इशारा किया था कि बस एक बिलोई दही से मस्का निकालना है, मुझे तो तेरे भले का रास्ता निकालना है, मुझे तो तेरे भले का रास्ता निकालना है, निकाल अब तुझको जो नतीजा निकालना है, मुझे तो तेरे भले का रास्ता निकालना है, निकाल अब तुझको जो नतीजा निकालना है, मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूँ। जुए शीर पहाड़ काट के दूध की नहर, वो जो टास्क फरहाद को दिया गया था। निकाल अब तुझको जो नतीजा निकालना है, मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूँ, जरा सा खिड़की से तुझको चेहरा निकालना है, मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूँ, जरा सा खिड़की से तुझको चेहरा निकालना है। और इसमें एक शेर था कि किसी से छोटी सी एक उम्मीद बांध लीजिए। अब देखिए यहाँ भी समाज आ गया आपका, किसी से छोटी सी एक उम्मीद बांध लीजिए। मोहब्बतों का अगर जनाजा निकालना है, अगर आपको अपनी मोहब्बतों का, अपनी तवक्कुआत का जनाजा निकालना, तो किसी से आप उम्मीद रखिए, अपेक्षा कीजिए, वरना तो आप न करें तो फायदे में रहेंगे। किसी से छोटी सी एक उम्मीद बांध लीजिए, मोहब्बतों का अगर जनाजा निकालना है। और था कि मोहब्बतों का अगर जनाजा निकालना है, मुझे तो हिम्मत जुटा के कहनी है बात दिल की, मुझे तो हिम्मत जुटा के कहनी है बात दिल की, बड़ों को पाँव से सिर्फ जूता निकालना है। मुझे तो डरते डरते अपनी बात करनी है और मसाइल है मुझे बात कहने के लिए, बड़ों को क्या करना है, सिर्फ जूता निकालना है। तो वो जो एक हमारी देखिए परंपरा रही है, हमारा बचपन, हमारे बुजुर्ग, उनका सम्मान, हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने किसी जायज डिमांड को भी रखने की, तो जाहिर बात है कि और उनका अधिकार था वो जूता निकालने का। तो वो चीजें मेरे जहन में थी, बड़ा पसंद किया गया है शेर कि हमें तो हिम्मत जुटा के कहनी है बात दिल की, बड़ों को पाँव से सिर्फ जूता निकालना है, तुम्हें तो मैके में सैकड़ों है संभालने को, मुझे अकेले ये जून पूरा निकालना है। ये भी शेर था इसमें। गली के हर घर में कोई साजिश पनप रही है, गली के हर घर में कोई साजिश पनप रही है, किसी को छज्जा, किसी को खिड़की, किसी को छज्जा निकालना है। हाय बहुत खूब, बहुत खूब। खिड़की, किसी को छज्जा निकालना है, गली के हर घर में कोई साजिश पनप रही है, किसी को खिड़की, किसी को छज्जा निकालना है। और वो शेर था इसमें कि उमैर नजमी से कुछ बचा हो तो हम निकालें, तो एक बिलोई दही से मस्का निकालना है। बहुत खूब, बहुत प्यारी गजल है, बहुत ही प्यारी गजल है। इसके लिए आपको मुबारकबाद। एक चीज मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि
अब जो आजकल सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव हैं, मैं भी हूँ एक्टिव बहुत। अभी इस वबा के दौर में हम लोगों के पास एक जो ऑप्शन है वो है लाइव आने का। हम लोग काफी लाइव आते हैं, आप भी अलग अलग पेजेस से, अलग अलग संस्थाओं से लाइव आ रहे हैं। लेकिन एक ऐसा तबका है, एक ऐसा पूरा सेक्शन है पोएट्स का, शायरों का, जो इस लाइव आने को सही नहीं समझता। देखिए, जो कोविड का जो ये पीरियड गुजरा है ना, जी इस जी, पे तो हमारे सामने इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था कि हम अपने रास्ता आप को ही किस तरह सरवाइव करें जी और किस तरह अपने तमाम लालच, अपनी तमाम डिमांड्स, अपनी जरूरतें ताक पे रख दें कुछ दिनों के लिए। जी अब आके हमने जरा सा कहना शुरू किया है, अब आके, वरना हमने 3 महीने, आप यकीन करें, जी ये पूरी सेवा की है। और बिल्कुल मुझे तो फख्र है इस बात का जी कि मैं सबसे बड़ा इस मामले में वॉरियर हूँ अपने साथियों में, कि मैंने किसी को भी इस मामले में वो नहीं, निराश नहीं किया, और मैंने जितना समय हो सकता था सबको नहीं, दिया। बिल्कुल मुझे भी अच्छे और बुरे सारे प्लेटफॉर्म मैंने देखे। जी तो मेरी कोशिश यही थी कि हम इस आड़े वक्त में, इस कड़े वक्त में, इस इम्तिहान के दौर में हम किस तरह खुद को, अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने देश को किस तरह निकालने में कामयाब हो जाए। ये जी, बहुत बड़ा पॉजिटिव रख सके, बहुत बड़ा उनको पॉजिटिव रख सके। और दूसरी बात जो मुझे लगता है कि अब वो जो पहले वाले मुशायरे हैं, पहले वाले मंच हैं, या पहले जो लोग इकट्ठा हो सकते थे और जो प्रोग्राम्स होते थे, अब वो प्रोग्राम्स शायद पता नहीं कब तक नहीं हो पाए। तो यही एक जरिया बच जाता है जहां से हम अपनी बात रख सकते हैं या कह सकते हैं कि ऐसा वो महसूस लोग हो। भी जो आप, जिनके बारे में आप कह रही हैं, वो जी लोग भी अगर उनको मौका मिलता है जी तो उनको बाकायदा वो भी शरीक होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल कसम खा रखी है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सा नफा नुकसान जो लोग देख रहे हैं, वो उनकी अपनी, खैर अपना जाती एक मामला है, उनको जी जरूर देखना चाहिए। जी। और जी, और एक ये जो नई शब्दावली कह सकते हैं, या जो नई वोकेबलरी आई है सोशल मीडिया से, डीपी, जूम, अनब्लॉक, ब्लॉक, ब्लू टेक्स, ये भी आजकल के लोग जो हैं वो शायरी में बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इसका एक्चुअली डिक्शनरी के अंदर भी, अब डीपी अगर आप ढूंढना चाहोगे इंग्लिश डिक्शनरी में भी, तो उसका कोई आपको अर्थ नहीं मिलेगा। सही बात। लेकिन ये बहुत ज्यादा चलन में है, ये आम बोलचाल की भाषा में भी है और अब ये शायरी में भी आ गई है। देखिए, तो ये जो लफ्ज अपने आप आता है ना, शायरी में अपने आप आता है, अच्छा जी लगता है, और जी हमें अपनी भाषा के दामन को फैलाना चाहिए। जो जी लफ्ज आ रहा है उसको ले लेना चाहिए। जी इससे क्या होता है कि हमारी भाषाओं के का जो दामन है वो और फैलता है, वसी होता है। जी तो जी इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो सलीके से आना चाहिए। कोशिश जी नहीं करनी चाहिए कि जी ठूस हम ठास कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं और उसको खांचे में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। लफ्ज रो रहा है, टूट रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं होना चाहिए। हाँ, अब आप मतलब देखिए, ख्याल, शेर को अट्रैक्टिव करने के लिए अगर आप कुछ डिफरेंट वर्ड या चौंकाने वाला वर्ड डाल रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर अपने आप ही स्मूथली अगर कोई आ रहा हाँ, है बिल्कुल। तो वो अच्छा है। आपका एक पुराना शेर है, सरसरी तौर से मत लेना हमको, सरसरी तौर से मत लेना हमको, हम जरा फिक्र जरा गौर के हैं। ये आपका पहले का, काफी पहले का शेर है। और अब कुछ समय पहले आपने शेर कहा, वो भी सोच समझकर हामी भरता है, वो भी सोच समझकर हामी भरता है, हम भी मौका देख कर वादा करते हैं। तो दोनों शेर में जो एटीट्यूड है, या जो दोनों शेर का नेचर है, वो अलग है। ये वाले शकील जमाली और नए वाले शकील जमाली में कंट्रोवर्सी मुझे नजर आ रही है। मतलब दोनों के अंदर बात अलग अलग है। एक कह रहा है सरसरी तौर पर चल रही है आजकल की इश्क या महबूबा के साथ बात, और एक कह रहा है मेरे को संजीदगी से लिया जाए। तो दोनों में से शकील जमाली कौन सा? जब शकील जमाली का मूड अच्छा होता है ना, और जी सामने वाला उसको परेशान नहीं कर रहा होता, तो वो अच्छे शेर कहता है, इसी तरह के खुश करने वाले। और जी जब उसका मूड खराब होता है, जाहिर बात है, सामने से उसको रिटर्न नहीं मिलता, या वो जी परेशान किया जाता है, तो वो ये भी कहता है कि अब तुम मुझको पाने की तदबीर करो, जी अब तुम मुझको पाने की तदबीर करो, अब मैं तुमको खोने पर आमादा हूँ, ये भी कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत खूब। ये भी कहता है। बहुत और बहुत धन्यवाद रेणु जी। हाँ, अब हम कुछ गेस्ट के क्वेश्चंस हैं, तो क्या हम बिल्कुल उन्हें ले सकते हैं? बिकॉज अब बिल्कुल टाइम बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि वो वक्त ना निकल जाए उनका, वो जी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो प्रियेश जी भंडारी पूछना चाहते हैं कि
शकील साहब, आपको नहीं लगता हिंदी और उर्दू एक दूसरे की पूरक भाषाएं हैं? बिल्कुल, दो आंखें हैं ये मेरी, एक हिंदी है और एक उर्दू है भाई। न मैं हिंदी के बगैर जिंदा रह सकता हूँ, न उर्दू के बगैर रह सकता हूँ। मैंने तो आंखों की तरह, अब आप देखिए, उनको बरता है। और बचपन से जितनी हिंदी पढ़ी है ना, उतनी ही उर्दू पढ़ी है, कम ज्यादा नहीं होने दिया। इसलिए कि दोनों दोनों को मुझे जवाबदेह होना है, दोनों मेरे दिल से जुड़ी हुई है। तो ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सही कहा, पूरक है एक दूसरे की। और ये दोनों मिलके तो हिंदुस्तानी जबान बनती है हमारी। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, थैंक यू। और एक बात और आनंद हर्ष जी कहना चाहते, सॉरी साहब बोलो। जी, मैं कह रहा हूँ उर्दू और हिंदी में कोई फर्क नहीं है। आप जब लेफ्ट से लिखते हैं तो वो हिंदी हो जाती है, सीधे हाथ की तरफ से लिखते हैं उर्दू हो जाती है। दोनों भाषाएं मेरी है, एक जैसी। अच्छा, आनंद हर्ष जी पूछ रहे हैं कि सर आपका जोधपुर से कैसा रिश्ता है? क्या कोई आपकी याद जुड़ी है यहाँ से जो आप शेयर करना चाहेंगे? जोधपुर बड़ा खूबसूरत जगह है साहब, ये भगवान की बनाई हुई। और मैं तो जितनी बार भी जोधपुर आया हूँ, यहाँ से बहुत खूबसूरत यादें लेके गया हूँ। तो अब दो एक बार इससे पहले मैं मुशायरों के सिलसिले में, जाहिर है मेरा काम मुशायरे का है, तो मुशायरे के सिलसिले में आता हूँ। तो इससे पहले आया हूँ 2 बार जोधपुर, तो बहुत अच्छा लगा है मुझे। और हर बार मेरी कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त जोधपुर गुजार के जाऊँ, लेकिन वो बस हालात उसका इजाजत नहीं देते। बहुत खूबसूरत है ये शहर, और आप खुश नसीब है कि आप जोधपुर में रहते हैं। इस बार हम ऐसे वर्चुअली मिले हैं, अगली बार फेस टू फेस मिल सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी दुआ होप है। कि ये जल्दी हो सके। बिल्कुल। जी, और कोई क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे? यस, सो हमने जाना जमाली साहब को सुनकर कि उनको, आपको शायरी विरासत में मिली, लेकिन आप अपनी कलम को लगातार नवीनीकरण करते रहते हैं, नए जमाने के साथ चलते हैं। समाज की सच्चाई कहने से कभी नहीं डरते, अपने से सीनियर्स और जूनियर्स शायरों को हमेशा बहुत इज्जत देते हैं। ऐसा कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को सुनकर अच्छा लगता है, कुछ को सुनकर आनंद आता है, लेकिन कुछ ऐसे लेखक शायर होते हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि कोई आपकी रूह में उतर गया हो। शकील जमाली साहब को सुनकर मुझे आज ऐसा ही लगा। वे आनंद में ही नहीं, ब्रह्मानंद में गोते लगवाते हैं। निश्चय ही आप सबने भी ऐसा ही महसूस किया होगा। हिंदी इंग्लिश के साहित्यकारों पर तो हमने अनेक कार्यक्रम किए, पर उर्दू में लफ्ज कार्यक्रम एक नया प्रयोग था जोधपुर के लिए। शकील साहब की दिलकश प्रस्तुति और आप सब की शानदार सहभागिता से यह कार्यक्रम सफल रहा। निश्चय ही इस सफलता में से हम सबका हौसला दूना हो गया है। मैं आज के मेहमान शकील जमाली साहब को उनकी खास प्रस्तुति, बेहतरीन अंदाज के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने मेहमान शायर से आगे प्रश्न रखे, मेहमान शायर ने भी उनके अच्छे जवाब दिए। हमारा खास धन्यवाद रेणु वर्मा जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का बहुत खूबसूरत संचालन और समन्वयन किया। शुक्रिया प्रभा खेतान फाउंडेशन का, जिन्होंने इस शाम को मुकम्मल किया। शीघ्र ही ऐसे ही एक नए कार्यक्रम के साथ हम एहसास विमेन ऑफ जोधपुर फिर से रूबरू होंगे आपसे। शैलजा सिंह और सुषमा नीरज सेठिया के साथ मैं प्रीति मेहता आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जमाली साहब, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आप कुछ पंक्तियां अपनी एक बार और सुना दें प्लीज। अच्छा, मैं सुना देता हूँ, मैं आपको सुना देता हूँ। देखिए, आज की कविता है वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये जो असम और बिहार में बाढ़ का जो स्थिति है, अब वो मैं उसको देख रहा था तो मेरा मन बड़ा विचलित हुआ, और वो सुबह एक नज्म हुई है, वो बिल्कुल ताज़ा मैं आपको सुनाता हूँ। और ये आपके प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल ये समझिए कि उसका उद्घाटन कर रहा हूँ नज्म का, कविता का। आप सब लोगों को समझ लीजिएगा। वो है कि मेरे मालिक धूप निकाल, मेरे मालिक धूप निकाल, बाढ़ का पानी घर से खेत और खेतों से खलियानों तक आ पहुंचा है। मेरे मालिक धूप निकाल, बाढ़ का पानी खेत और खेतों से खलियानों तक आ पहुंचा है। हाल से लेकर मुस्तकबिल तक, यानी प्रेजेंट से फ्यूचर तक, अपना सब कुछ पानी में है। हर सू मौत रवानी में है। कहाँ पे जाएं, अपना चूल्हा कहाँ जलाएं, अपनी खटिया कहाँ बिछाएं। गीला आंगन, गीला छज्जा, गीला छप्पर, गीला आटा, गीली दाल,
मेरे मालिक धूप निकाल। फिर सुनिए इस आखिरी हिस्से को। हरसू मौत रवानी में है, कहाँ पे जाएं, अपना चूल्हा कहाँ जलाएं, अपनी खटिया कहाँ बिछाएं, गीला आंगन, गीला छज्जा, गीला छप्पर, गीला आटा, गीली दाल, मेरे मालिक धूप निकाल। तो ये नज्म थी आज की, बहुत खूब। और आपका जैसा आदेश हो बताएं मुझे। रेनू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप लास्ट वर्ड्स। नहीं। जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जमाली साहब, आपने हमें वक्त दिया और हम आपसे रूबरू हो सकें, आपसे इतनी बातें कर सकें। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ हमारे दौर में हैं, तो हम आपसे बात करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है, और ये हमारी इच्छा है कि जैसे ही ये वबा का दौर खत्म होगा तो एक बार हम आपको जोधपुर बुलाएंगे और एक प्रोग्राम आपको हम लाइव देखना चाहेंगे और आपसे मिलना चाहेंगे। आप यहाँ आए उसके लिए शुक्रिया। आप समझाइए मायूसी को कि हमने उम्मीद लगा रखी, उम्मीद है अब कि आपसे जल्दी रूबरू मिलना भी होगा। आप आए उसके लिए शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आदाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। शैलजा का, प्रभा खैतान फाउंडेशन का, और प्रीति का, और सुषमा जी का, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।